भारत का सबसे बड़ा रेत खनन घोटाला किसको मिलेगा श्रेय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक गोपीनाथ। हम शेष भारत में अपने दोस्तों के लिए तमिलनाडु पर एक वीडियो की श्रृंखला साझा करेंगे। अब पहला प्रश्न तो ये होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों तमिलनाडु की बात आप हिंदी में करना चाहते हैं। आपने तो सुना होगा व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेस इन वेगस। वैसे ही जो तमिलनाडु में होता है, जो घोटाले यहाँ पे होते हैं, जो अवैध चीज़ यहाँ पे होते हैं, इलीगल चीज़ यहाँ पे होते हैं, वो कभी बॉर्डर पार जाते ही नहीं है, तमिलनाडु के बॉर्डर पार जाते ही नहीं है। और देश भर के देश प्रेमियों को ये सब जानने की सख्त ज़रूरी है, क्योंकि ये डीएमके जो है यहाँ का, वो एक डॉटेड इंडिया अलायंस का एक अंग बनता है। तो आज हम एक दिलचस्प विषय से शुरुआत करेंगे। आपने अवैध रेत खनन के बारे में तो सुना ही होगा, दुर्गा शक्ति नागपाल IAS उनके धीरज के बारे में सुना होगा, हाल ही में आपने आप के स्कैम के बारे में सुना होगा। लेकिन इन रेत खनन घोटालाओं का बाप कौन है, अब जानना चाहते हैं। अब घोटालाओं का बाप तो 2G जाना जाता है, वो हुआ कहाँ से था आप जानते भी हैं। वैसे ही अगर आप रेत खनन घोटालाओं के बाप के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी दृष्टि तमिलनाडु पर पड़नी चाहिए। तो अक्टूबर 2023 में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको तमिल में हम कहते हैं अमलाकतुरै, इन्होंने मदद मांगी थी इसरो एवं IIT कानपुर की, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि यहाँ पे अवैध रेत खनन किस मात्रा में हो रहा है। तो आप सोचने लगेंगे कि ISRO एवं IIT कानपुर का मदद मांगने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ED को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए चाहिए बयान। लेकिन यहाँ पे कोई बयान देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हालात इतना बिगड़ा हुआ है कि यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने दरख्वास्त की थी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, आप कृपया हमें पिस्तौल दीजिए, क्योंकि हमारा जान खतरे में है। अगर हम अपना ड्यूटी करना चाहते हैं तो हमें एक पिस्तौल की ज़रूरत है। इतना बिगड़ा हुआ है हालत यहाँ पे, सैंड माफिया इतनी बुरी काम कर रही है, सब अफसर लोग भयभीत हुए हैं। तो इन्होंने सोचा कि अगर हमें एविडेंस प्रेजेंट करना है तो साइंटिफिक एविडेंस प्रेजेंट करेंगे और ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का मदद लेंगे। तो इन्होंने इसरो से मदद मांगी एवं IIT कानपुर से मदद मांगी। तो इसमें इसरो का रोल क्या था? इसरो ने रेत के निष्कर्षण की गहराई का अनुमान लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक उपग्रह चित्र प्रदान किया। ये था इसरो का रोल। तो IIT कानपुर का रोल यहाँ पे क्या था? उन्होंने खोए हुए कर राजस्व का गणना करने के लिए खनन मात्रा का अनुमान लगाया। तो इन्होंने एक चित्र प्रदान किया, इन्होंने मात्रा का अनुमान लगाया। तो इन दोनों के मदद से, मतलब IIT कानपुर की डेटा और इसरो के डेटा के मदद से ED पहुंचा मद्रास उच्च न्यायालय। कहाँ पहुंचा? मद्रास हाई कोर्ट। और मद्रास हाई कोर्ट को ED ने ये सूचना दी, उसने ये सूचित किया कि पिछले 1-2 वर्षों में, मतलब 2021 से लेकर 2023 तक, जब से DMK रूल करने लगा, जब से दुराईमुरुगन जी, देखिए इनको देखिए, कंसर्न्ड मिनिस्टर यही है इस फील्ड के मंत्री, तो जब से ये मंत्री पद में हासिल हुए, तब से अवैध अतिरिक्त रेत का कुल बिक्री मूल्य हमने अनुमान लगाया है इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मदद से 4,730 करोड़ रुपए। कितना? 4,730 करोड़ रुपए, जबकि तमिलनाडु का राजस्व है केवल 36.45 करोड़। तो डिफरेंस देखिए, 4,700 करोड़ गए कहाँ, कौन है इसका जिम्मेदार? तो ये सब चीज ED ने प्रस्तुत किया मद्रास हाईकोर्ट के सामने। तो सभी चौंक गए कि इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी घोटाला कैसे हो सकती है, और किसी ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, किसी ने इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं किया, और यहाँ का पूरा मीडिया जो है इसके बारे में बात करने के लिए आगे नहीं आई। तो हो क्या रहा है इसके पीछे? अब जब सब लोग मूक थे, कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, तब बात किया एक आदमी ने। और ये कौन था? ये था एक DMK कैडर जिसका नाम था गुडियात्तम कुमरन। इन्होंने कहा कि बाप बेटे ने, मतलब मंत्री दुराईमुरुगन जी और उनका बेटा जो एक MP है, उनका नाम है कदिरान, दोनों ने मिलके 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, ED का 4,700 करोड़ भी नहीं, 60,000 करोड़ का घोटाला किया है इस सैंड माइनिंग में। तो इसने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे पास ऑडियो प्रूफ है और मैं इसको कभी भी रिलीज कर सकता हूं। मैं अभी इस वीडियो को आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आप भाषा नहीं समझ सकते हैं, इमोशन तो समझ सकते हैं। इमोशन तो इंटरनेशनल है, इमोशन तो यूनिवर्सल है। तो देखिए, மாண்புமிகு அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்களே, எந்த நேரத்துல நீ கோமனா ஊத்திங்க, இப்படி ஒரு புள்ள உங்களுக்கு பிறந்துகிறாரு கதிரானந்தன். அதனால கட்சினால பொழைச்சிங்க, கொள்ளையடிக்கிறீங்க. 30,000 கோடி பொய்யா எவனோ போன்ல பேசி பண்ணான். இது வரைக்கும் 60,000 கோடி சம்பாதிச்சிருக்காரு மணல் கொள்ளையில துரைமுருகன். மிக விரைவில் எல்லா ஆதாரத்தையும் நான் வெளியிடுவேன். எனவே கழக உடன்பிறப்புகளே, நீங்க என்ன செருப்பால் அடிச்சாலும் பாருங்க, என் தலைவன் தளபதி. இது யாரு? எங்க அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின். அந்த போட்டோ வந்துட்டு ஹால்ல பெருசா வச்சிருக்கேன், நான் ரூம்ல உட்காந்துருக்கேன்.
तो इसमें जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, जल संसाधन के मंत्री हैं दुरईमुरुगन, ये न केवल एक मंत्री हैं लेकिन वरिष्ठ नेता हैं डीएमके के और यहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी है। तो इन पर इतना बड़ा आरोप एक डीएमके कैडर ने लगाया है तो तुरंत वो पार्टी से निकाला गया। और हाँ जी, उसने ये भी कहा कि 30,000 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, इसके पहले फिनांस मिनिस्टर पीटीआर जी ने बोला था एक ऑडियो रिलीज में, उससे भी बड़ा घोटाला हो रहा है बाप बेटे द्वारा। तो ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है डीएमके के खिलाफ। इसके बारे में इंडी अलायंस मतलब डॉटेड इंडी अलायंस का क्या कहना है ये भी हम सुनना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो स्टेट गवर्नमेंट को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उसने सोचना चाहिए कि ये कैसे ठीक किया जाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो जाती है मद्रास उच्च न्यायालय मतलब मद्रास हाई कोर्ट में जाती है और बताती है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन ये कर रही है, मतलब ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस इलीगल सैंड माइनिंग में, अवैध रेत खनन के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि ईडी को अधिकार नहीं है ये करने में, ये राज्य सरकार के अधिकार को छीनने वाला काम है। और ईडी ने समन्स भेजा है, हाजिरी का समन्स भेजा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनके होते हुए उनकी हाजिरी में ऐसे अवैध रेत खनन कैसे हो सकता है, तो वो जानना चाहते हैं ये सब कैसे हुआ है। तो उसके बावजूद ये सब होने लगा है, तो ईडी जानना चाहती है ये सब कैसे हो रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट गई मद्रास हाई कोर्ट में, उसने स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स और स्टे ऑन समन्स मांगा। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने ये कहा कि ठीक है, हम फिलहाल के लिए स्टे ऑन समन्स देते हैं, मतलब इनका हाजिरी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का हाजिरी है उस पर हम समन्स को स्टे करते हैं, रोक लगाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी रहेगी। तो इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे ईडी बहुत ही जोर लगा रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है और प्रेडिकेट ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईडी के पास पावर्स है। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब इससे जो पैसे मिला है या फिर इससे जो भी बेनिफिट मिला है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में हालांकि इसको ईडी को थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला इन द मेकिंग है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये याद रखिए, तमिलनाडु में सभी रेत खदानें सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसमें कोई प्राइवेट नहीं है। और सेंथिल बालाजी जो आज जुडिशियल कस्टडी में है, घोटाले में जुडिशियल कस्टडी में है, वो भी ईडी के इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, उसने बोला था इलेक्शन टाइम में कि अगर हम 11 बजे पावर को आते हैं तो 11:05 को तुम लोग जाओ और ये रेत खनन करना शुरू कर दो। तो इतनी ही इनकी एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस है। तो ये सब आप याद में रखिएगा। तो इसके पीछे कौन है, इसमें कोई संदेह तो हो ही नहीं सकता। इस घोटाले के पीछे डीएमके के हेवी इन्वॉल्वमेंट का पूरी संभावना है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, ये शॉर्ट थी, शुरुआत थी, और आगे से बहुत सारे ऐसे चीज़ हम आपको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जानने का अधिकार आपको है। ये कितना भी कोशिश करे, सच को बहुत दिन छिपा नहीं सकते। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए और शीघ्र ही एक YouTube चैनल के माध्यम से ये सब चीज़ आपको प्रस्तुत करेंगे। तब तक आपका नमन करते हुए वनकम, जय हिंद।